मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर के बारंबार जिनेश्वर के। मैम जहाँ से मैंने मतलब छोड़ा था वहां से सुना दूं? उस दिन कहाँ पूरा तक? नहीं सुनाया था। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा चल रही है मध्य लोक के संदर्भ में, और तीसरा अध्याय चल रहा है। मध्य लोक में भी जम्बू द्वीप का वर्णन हम देख रहे हैं। जम्बू द्वीप में कुछ विशेष विशेष रचनाएं बताई गई हैं। क्या क्या विशेष रचनाएं हैं कि इसमें 6 महापर्वत जिन्हें षटकुलाचल कहते हैं। कौन कौन से हैं सब बोलेंगे अपने आप से वहीं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। फिर इन 6 कुलाचलों के कारण 7 क्षेत्रों में ये पूरा द्वीप विभाजित हो गया है। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? बोलिए रूपम जी। हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। बढ़िया। ये 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। अब इन 7 क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में 2-2 नदियां इन क्षेत्रों में बहती हैं। इस प्रकार से कुल 14 महानदियां, 14 तो हैं महानदियां। कौन कौन सी हैं वो 14 महानदियां? अंकल आप बोलेंगे नाम? कहाँ गए? गायब हो गए। रजनी जी आप बोलेंगे? आवाज चालू करिए। चलिए आपकी हो रही तब तक। नहीं हो रही। रश्मि जी आप बोलिए। हिम पदम, महापदम, तेंगिच, केशरी, पुंडरीक, महापुंडरीक और गलत जवाब। नदियां पूछी हैं, 14 महानदियां वो पूछी हैं। बोलिए अंकल आप बताएंगे। वो बीच में बंद हो गया था, आपका क्या पूछा आपने? ये आपका नेटवर्क चला गया था। 14 नदियों के नाम अच्छा, पूछे। नदियों के तो नाम तो ऐसे याद नहीं। नहीं, चलिए। बिना अभी आप कल याद करके सुनाएंगे? अभी याद है? चलिए अभी पूछते हैं। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितासा, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला और रक्ता, रक्तोदा। बढ़िया, बोलिए बिना अभी। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितासा, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, रूपकुल, नारी, नरकांता,
रूपा रूपकुला। स्वर्णकुला, रूप्यकुला। स्वर्णकुला रूपकुला। हाँ, ये नदियां किन किन सरोवरों से निकलती हैं? मतलब केवल सरोवरों के नाम बताने, अलग अलग नदियां किससे किससे ऐसा नहीं, केवल सरोवर के नाम बताने। किन सरोवरों से ये नदियां, सामान्य रूप से नाम बताने। बोलिए रेखा जी। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास। प्रश्न प्रश्न नहीं सुनते आप लोग, खुद का माइंड मेकअप रहता है जो जवाब देना है। प्रश्न क्या पूछा मैंने? नदियां किन सरोवरों से निकलती है, नदियां नहीं पूछी। अब ललतेश जी। पद्म, महापद्म, टिंगिच, केसरी, पुंडरीक, महापुंडरीक, पुंडरीक। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रश्मि जी आपका है ना, गलत था वो भी गलत था। पहले महापुंडरीक है फिर पुंडरीक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले इधर से चलेंगे तो पद्म महापद्म बाद में आएगा। आप देखिए ना नक्शे में, ये छोटा बनना है, फिर आगे बड़ा बनना है, फिर और बड़ा बनना है। तो महापुंडरीक वो पहले आ जाएगा, पुंडरीक उसके बाद में आएगा। इधर पद्म पहले आएगा, महापद्म बाद में आएगा। थोड़ा नक्शा माइंड में रहेगा तो नाम भी ख्याल में रहते हैं। चलिए, इस तरह से ये जम्बू द्वीप में रचनाएं हैं। अब इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच जो पूरे 3 लोक का मानदंड उसको कहते हैं, 3 लोक के विभाजन का आधार है, जम्बू द्वीप का सेंटर पॉइंट है, 3 लोक का सेंटर पॉइंट है, मध्य लोक का सेंटर पॉइंट है, जो भी कहा जाए, वो सुमेरु नाम का पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत की रचना हमने सामान्य रूप से पिछली क्लास में देख ली थी। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितनी है? नींव से लेके शिखर तक सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? बोलिए सुधा जी, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। हाँ बहुत। बोलिए। 1,40 योजन। बहुत बढ़िया। 1,40 योजन का ये सुमेरु पर्वत है। अब उसमें से कितना नींव है, कितनी चूलिका है और कितना बीच में, वो बताना है। एक लाख योजन नींव है, वो सॉरी 1,000 योजन। हम्म, एक 1,000 योजन नींव है, 99,000 का सुमेरु पर्वत है और 40 योजन की चूलिका है। बढ़िया। 1,000 योजन की उसमें नींव है, बाकी 99,000 योजन ऊपर है, 40 योजन की चूलिका है। सुमेरु पर्वत पे कितने वन हैं? सुमेरु पर्वत संबंधी कितने वन हैं, उनके नाम भी बताने हैं। 3 वन है, भद्रशाल वन, भद्रशाल वन, नंदन वन, पांडुक वन। 3 वन है। बोलिए मनोरमा आंटी। 4 वन है, भद्रसर वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन। पांडुप वन। बढ़िया। 4 वन है, भूमि पर भद्रसाल वन, फिर नंदन वन, फिर सोमनस वन और पांडुप वन। कितनी कितनी ऊंचाई पर है ये चारों वन? जल्दी जल्दी बताते जाइए ताकि अपन आगे बढ़ लें फटाफट। कितनी कितनी ऊंचाई पर है? हाँ, दीपिका जी बोल रहे हैं। जी। पहला वाला तो भद्रशाल वन नीचे, फिर उसके ऊपर 500 योजन का डिफरेंस। नीचे मीन्स बेसमेंट में ना पृथ्वी हाँ, पर मतलब तो वो भूमि पर भद्रशाल वन, भूमि पर भद्रशाल वन, फिर 500 योजन की ऊंचाई पर दूसरा वन जिसका नाम नंदन वन, फिर 500 योजन की ऊंचाई के ऊपर सोमनस वन, फिर 36,000 की ऊंचाई पर पांडुप वन। बढ़िया। भूमि पर भद्रसाल वन है, भद्रसाल वन से 500 योजन की ऊंचाई पर नंदन वन है। नंदन वन से, देखिए, नंदन वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर। तो भूमि से कितनी ऊंचाई हो गई? ये 2 अलग तरह से ऊंचाई है। जो हम 62,500 योजन कह रहे हैं, वो कहाँ से कह रहे हैं? वो हम कह रहे हैं नंदन वन से।
नंदन वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर कौन सा वन है? सौमनस वन। तो भूमि से कितना हो गया? 500 योजन में अभी चले थे और उसके बाद 62,500 और चले तो 63,000 हो गए हैं टोटल। ठीक है ना? तो दो तरह से आपको मैं पूछ सकती हूँ, पूछूंगी मैं आपसे, भूमि से कितना ऊपर है और नंदन वन से कितना ऊपर है, या फिर ये जो ऊंचाई कही गई है किस जगह से कही गई है। ठीक है। फिर सौमनस वन से पांडुक वन, वो कितनी दूरी पर है? 36,000 योजन की ऊंचाई पर। जमीन से 36,000 नहीं है, जमीन से पांडुक वन कितना ऊपर है? 99,000। 63,000 अभी जोड़ा था अपन ने, सौमनस वन, और उससे 36,000 और प्लस करो। 99,000 योजन की ऊंचाई पर भूमि से, 99,000 योजन की ऊंचाई पर है पांडुप वन, और सौमनस वन से देखा जाएगा तो 36,000 योजन की ऊंचाई पर। कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? फिर से बता देती हूँ। ठीक है, फिर से। भूमि पर कौन सा वन है? भद्रसाल वन। ठीक है, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। भूमि से ऊपर चले 500 योजन की ऊंचाई पर नंदन वन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नंदन वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर चलेंगे तो आएगा सौमनस वन। नंदन वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर है सौमनस वन। तो एक तो प्रश्न ये हो गया कि सौमनस वन नंदन वन से कितना ऊंचा है, कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है। अब दूसरी बात कि ये सौमनस वन भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, तो 500 योजन की ये वाला प्लस करेंगे। 500 योजन तो नंदन वन गए थे, और फिर 500 योजन से ऊपर 62,500 योजन और ऊपर गए। देखिए ये वाला देख लीजिए, इसमें अच्छे से देख रहा है कलर। ये भूमि पर यहाँ भद्रसाल वन है, फिर ये 500 योजन की ऊंचाई पर ये नंदन वन है, फिर नंदन वन से 62,500 योजन की ऊंचाई पर गए हैं तो ये सौमनस वन है। तो ये जो सौमनस वन है ये जमीन से देखेंगे भूमि से तो कितना ऊंचा होगा कि 500 ये और 62,500 ये, तो ये हो गया 63,000 योजन ऊंचाई पर भूमि से। लेकिन वो ग्रंथों में या पूजा में वो 62,500 सहस उतंगा वन सौमनस चार बहुरंगा 62,500 योजन कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना 62,500 योजन नंदन वन से है, भूमि से नहीं। फिर इस सौमनस वन से पांडुक वन, ये है 36,000 योजन की ऊंचाई पर। सौमनस वन से पांडुक योजन जाएंगे तो 36,000 योजन की ऊंचाई है, और टोटल जमीन से देखेंगे तो 500 प्लस 62,500 प्लस 36,000, तो ये सब मिला के हो गए 99,000 योजन की ऊंचाई पर ये पांडुक वन, और फिर 40 योजन की चूलिका। ठीक है, इस तरह से ये 4 वन है, और चारों वन की 4 दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। ये सामान्य हमने स्वरूप पिछली क्लास में देख लिया था। अभी इसमें एक तो ये पूरा का पूरा ऐसा सीधा है, तो सीधा तो दिखता नहीं अपने को, गोलाकार है और नीचे अधिक चौड़ा दिख रहा था चित्र में भी, और ऊपर जाते जाते वो सकड़ा हुआ है। तो किस तरह से इसकी रचना है, तो त्रिलोक सार में इसका वर्णन मिलता है कि ये भूमि से और फिर नंदन वन तक गए 500 योजन नंदन वन, और उसके ऊपर भी यानी 11,000 योजन की ऊंचाई तक तो कैसा है? सीधा है। 11,000 योजन की ऊंचाई तक नहीं, नंदन वन से 11,000 योजन की ऊंचाई तक सीधा है, भूमि पर भद्रसाल वन है, और फिर थोड़ा तिरछा होता गया है। अब उसकी क्या है कि उसके हिसाब दिया है कि 1 अंगुल यानी एक जो अंगुल है उसमें वो कितना घटता है, तो वो अपने लिए बारीक हो जाएगी बात। तो आप तो थोड़ा मोटा मोटा ही अपन देख लेते हैं कि यानी 1 योजन की ऊंचाई पर 1/11 योजन घटता है, ऐसा उसका हिसाब है। तो ये तो सामान्य मतलब बताने के लिए बताया है आपको, लेकिन मोटा मोटा अपन देखते हैं
कि किस तरह से वो कटता है। तो नंदन वन से 11,000 योजन तक सीधा है, और फिर उसके बाद कितने बचे सोमनस वन तक जाने के लिए? नंदन वन से सोमनस वन जाने के लिए 62,500 योजन चलना है, ठीक है। उसमें से 11,000 योजन तक तो सीधा है। अब कितना बचा अपने को और कवर करना? कितना बचा है? कितना एरिया कवर करने को बचा है? 51,500 51,500 योजन। योजन। तो 51,500 योजन तक ये तिरछा गया है। अब वो तिरछा कितना गया है, तो वो 1/11 उसमें बताया था, तो वो बारीक हो जाएगा अपने को निकालना। तो उसके बाद तिरछा गया है, बस इतना इतना मोटा मोटा ध्यान रख लें कि नंदन वन से 11,000 योजन तक सीधा है, और फिर 51,500 योजन तक थोड़ा वो तिरछा होता गया है। फिर 62,000 योजन पहुंचे, वहां पे सोमनस वन आ गया। फिर सोमनस वन से 11,000 योजन तक सीधा है। सोमनस वन से 11,000 योजन तक सीधा है, और उसके बाद फिर पांडुक वन तक तिरछा होता गया है। इस तरह से इसका जो घटने का प्रमाण है वो बताया गया है। तो लोकसार में इसके लिए चित्र बना के दिया है माता जी ने, तो वो इस तरह से बनाया है, देखिए। यहाँ से देखिए, ये तो समझ लीजिए, ये इसकी जड़ हो गई, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जड़ हुई। फिर यहाँ भूमि पर ये है भद्रसाल वन वाला एरिया, ये भूमि है, नहीं भूमि है, को ऐसे ही बनाते हैं प्लेन। ये तो नींव है, ये जो बनाई है ये तो अंदर गई, ये है, ये भद्रसाल वन का एरिया आ गया, ठीक है। अब भद्रसाल वन से 500 योजन ऊपर चले सीधा, ये 500 योजन चले, तो ये आ गया नंदन वन, ठीक है, दिख रहा है। अब नंदन वन से 11,000 योजन सीधा चले, 11,000 योजन सीधा चले, फिर थोड़ा 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 ऐसा तिरछा हो गया। कितना कहाँ तक पहुंचे? 51,500 और 11,000 ये, तो ये टोटल मिला के यहाँ पहुंचे हम, तो ये हो गया 62,500, ठीक है। ये कटनी आ गई सोमनस वन की। फिर 11,000 योजन सीधा गए, 11,000 योजन फिर सीधा गए। अभी चित्र में क्या है कि थोड़ा ये ज्यादा वो हो गया, अपने पास जगह कम बची है। फिर थोड़ा तिरछा तिरछा होता गया, तो 36,000 में से 11,000 गए, तो कितने बचे? 36,000 में से 11,000 गए तो कितने बचे? हाँ जी, 25,000। 25,000 योजन, ठीक है। तो 25,000 योजन तक ये तिरछा होता गया। तो इस तरह से ये टोटल हो गए 36,000। यहाँ आके ये हो गया पांडुक वन, और फिर ये चूली का भी अभी बताते हैं, वो भी किस तरह से घट रही है। ये हो गई यहाँ पर चूली का। तो एक्चुअल में इसकी शेप थोड़ी इस तरह की है। आप लोगों में से कौन कौन गए हैं हस्तिनापुर? हस्तिनापुर गए हैं, वहां देखा है? अब अभी तो ध्यान दिया ही नहीं होगा, अब कभी जाना आप लोग फिर से, वहां बिल्कुल ऐसा आपको अब इतनी बारीकी में पढ़ा हुआ है ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो सीधा है कितना और फिर वो तिरछा है कितना, बराबर उस हिसाब से बना हुआ है। तो इस तरह से ये सुमेरु पर्वत एकदम सीधा भी नहीं है, एकदम से ही तिरछा भी नहीं है, इस तरह से इसकी बनावट है, ठीक है। अब वो थोड़ा नाप तोल का हिसाब कम हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, बनाइएगा जरूर अपने हाथ से, कैसा भी बने, मोटा छोटा पतला कैसा भी, लेकिन खुद के हाथ से बना के
ये लिखेंगे तो याद रहता है। अच्छा है, हाँ बढ़िया, आप कॉपी दिखा रहे हैं। अपने हाथ से बना के रखिएगा, और थोड़ा पर लिखना ऐसा कि खुद को समझ में आ जाए। कभी खोल के रख देखे तो ये पता लगेगा खुद को ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा उसको लिखना। ठीक है, ये तो इसका हो गया घटने का, बढ़ने का, किस तरह से घटता है। अब जो इसका जो कलर है, वर्ण किस किस प्रकार का है इसमें, तो कहीं कहीं ऐसी चर्चा चलती है कि सुमेरु पर्वत सोने का है। ये सामान्य रूप से कथन कर देते हैं सुमेरु पर्वत सोने का है, लेकिन पूरा का पूरा सोने का है ऐसा भी नहीं है। यहाँ त्रिलोकसार और तिलोपन्नति में उसके वर्ण बताए गए हैं अलग अलग तरह से, कहाँ कहाँ तक कितने कितने किस तरह के वर्ण हैं। देखिए, जो इसकी नींव है, सुमेरु पर्वत की जो नींव है, वो नींव वज्र की है। 1000 योजन की जो नींव है, वो नींव वज्र की है। और बीच का जो 61,000 योजन, अब थोड़ा नाप के अलग अलग तरह से है, मतलब ये जो घटने बढ़ने की नाप है इसके इसके अलग है, ठीक है। और जो कलर्स की नाप है वो अलग है, और जो वनों की ऊंचाई है वो अलग है। तो ऐसे इतना कुछ वो नहीं है, बस एक बार आप लोग समझ लेंगे, अलग अलग लिख लेंगे तो वो ख्याल रहेगा। लिखने थोड़ा अलग अच्छे से, ताकि मिक्स नहीं हो जाए कि क्या चीज बता रहे हैं। अभी पहले जो हमने नापतोल की थी वो सब थी वन कितनी ऊंचाई पर है। अभी ये जो नापतोल की है ये किस हिसाब से घट रहा है, तिरछा कितना हो रहा है, वो की है। अब हम जो नापतोल देखेंगे वो इसका वर्ण या किसका बना हुआ है, मणियों में, सोने में, वो चीज हम देखेंगे। मैम जो कट रहा है साइड से, जो वो क्या बोलते हैं उसको, तिरछा जो हो रहा है, हाँ नहीं, जो कट रहा है ना, जैसे भद्रसाल बन से जो कट रहा है ये वाला, हाँ ये हाँ कितना कट हाँ, रहा है? ये तो 500 योजन बताया ना, सब 500 जगह योजन। सब जगह 500 योजन कट रहा है। हाँ, ऊपर ऊपर पांडुप वन में अलग है, वहाँ 494 है, बाकी सब जगह 500 योजन है, तीन दोनों। तो अब ये जो इसकी नींव है, ये जो नींव हमने देखी थी, ये नींव तो है वज्र की, कितनी है, 1000 योजन की नींव है, वो 1000 योजन का वज्र का है, ठीक है। इसके बाद में भूमि से लेके और सीधे चलो 61,000 योजन तक, यानी 100 - 1 से थोड़ा नीचे, भूमि से लेके और 100 - 1 से थोड़ा नीचे, समझ लो यहाँ तक अपन गए। तो यहाँ तक तो ये है मणिमय। मणिमय कितना है ये, 61,000 योजन। भूमि से लेके 61,000 योजन तक मणियों का बना हुआ है, रत्नों का बना हुआ है, रत्न मणिमय। और फिर ऊपर अब कितना बचा, पूरा 38,000 योजन पांडुक वन तक, ये हो गए 38। 38,000 योजन है स्वर्ण में। भूमि से 61,000 योजन तक है अनेक मणिमय, रत्नमय। और वहां से 61,000 योजन के बाद से लेके 38,000 योजन तक वो है स्वर्ण में। नींव है वज्र में, और चूलिका है नीलमणि में। ये जो 40 योजन की चूलिका है ये है नीलमणि में। आप लोग लिख लीजिए उसमें रेफरेंस के लिए, तिलोपन्नति चौथा अधिकार, गाथा 830 से 830 नहीं सॉरी 800 नहीं, 1830 31। गाथा नंबर अलग अलग एडिशन में या अलग अलग जगह से छपे हुए में थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, कहीं कभी जो सोलापुर से छपे हैं और जो माताजी वाला है उसमें थोड़ा गाथा नंबर में आगे पीछे हो जाता है, तो वो देख लीजिएगा। ये तिलोपन्नति के आधार पे ये अपन ने देखा है।
ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। ये किसका बना हुआ है उसके हिसाब किताब अलग है, और ये कितना घट रहा बढ़ रहा है उसके हिसाब किताब अलग है। अभी तिलोय पन्नति में एक और उसकी आती है परिधियों की चर्चा, कि इसकी परिधियां कितनी है, उसकी भी चर्चा अलग तरीके से यहाँ तिलोय पन्नति में दी गई है। देखिए, सुमेरु पर्वत की 6 परिधियां बताई गई हैं। परिधियां समझते हैं? गोलाकार है तो उसकी परिधि सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। तो वो 6 डिवाइड किए हैं जमीन से लेके 16,500 योजन की ऊंचाई पर। तो वहां वो 6 के उसके अलग अलग उसके प्रमाण दिए हैं। तिलोय पन्नति चौथा अधिकार है और गाथा 801 802 है। 802 802 803। तो ये 6 परिधियां बताई हैं। 16,000 योजन की ऊंचाई पर पहली परिधि वो है हरितालमयी। पहली परिधि है हरितालमयी। फिर 16,500 योजन और चले तो दूसरी परिधि है वैडूर्य मणिमय। वैडूर्य मणिमय दूसरी परिधि। फिर तीसरी परिधि वापस और 16,500 योजन की ऊंचाई पर, वो है सर्वरत्नमय। फिर और 16,500 योजन की ऊंचाई पर चौथी परिधि है वज्रमय। फिर इसके ऊपर वाली है पद्ममय। और सबसे ऊपर वाली जो है वो है पद्मरागमय। ये मणियों के नाम है, पद्ममणि, पद्मरागमय मणि, वैडूर्य मणि। तो इस तरह से ये 6 परिधियां भी बताई हैं। तो ये 16,500 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना? पहली कौन सी हाँ, बताई? हरितालमय। हरितालमय। मैम जो कलर है पर्वत के वो तो अलग अलग है, फिर वो परिधि तो पर्वत के ऊपर ही तो आएगी, तो भी परिधि का कलर अलग हो गया। अब वही थोड़ा मतलब यहाँ ये भी दिया है और वो भी दिया है। तो अब ये 2 प्रमाण, 2 बातें हैं। तो मैंने इसलिए आपको बता दी कि कल ही हम कहीं गए थे तो वहां मंदिर में चित्र बना हुआ था, तो वहां ये परिधि वाले हिसाब से अलग अलग बने हुए थे। तो मेरी मतलब वो वाला ज्यादा प्रसिद्ध है जो मैंने पहले बताया कि 61,000 योजन तक वो मणि में और फिर स्वर्ण में। तो वो उसने देखा ये यहाँ 6 कलर क्यों अलग अलग हो रहे हैं। तो ये भी दिया है, ये भी मूल गाथा में है। अब या तो ऐसा हो कि खाली उसकी बाउंड्री उतनी होती हो और पूरा अलग हो, या तो ऐसा हो, या फिर जो भी है केवलीगम में है जो भी बात यहाँ दिया है शास्त्र में। ठीक है ना। तो मैंने दोनों इसीलिए बताए हैं आपको कि फिर कहीं भी चित्र बनते हैं तो वो ग्रंथों के आधार से ही बनाते हैं।
तो कहीं ये वाली गाथा के आधार पे बनाते हैं, कहीं वहाँ त्रिलोकसार आदि की गाथा के आधार पे बनाते हैं, तो दोनों है। अब जैसा भी हो उसमें, इसीलिए यहाँ बोलते हैं ये करना नहीं, हो गया अहेतुवाद है, इसमें कोई अपना तर्क चलेगा नहीं, लॉजिक लगेगा नहीं। और इसमें मान लो हमने वो सोने का है कि अलग अलग मणियों का है, इसमें सोने का था और हमने मणियों का मान लिया, तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, इससे अपने को कोई मिथ्यात्व हो जाएगा या ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस ये अपना विशुद्धि के लिए हम इतना थोड़ा गहराई में देखते हैं, थोड़ी महिमा है, केवल ज्ञान की महिमा है, उसके हिसाब से ही है। तो कहीं अगर कोई कंट्रोवर्सी अपने को दिखती है तो सही तो एक ही होगा, एक्चुअल में जो होगा वही होगा, लेकिन अब जो भी है आचार्यों के हिसाब से यहाँ दोनों प्रमाण दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब इसकी चूलिका और फिर पांडुक वन का वर्णन थोड़ा अपने को और देखना है। चूलिका कैसी है इसकी, पहले चूलिका का शॉर्ट है तो वो देख लेते हैं। जो इसकी चूलिका है वो टोटल 40 योजन की है। और चूलिका जब नंदन वन पे जो उसका विस्तार है, नंदन वन पे जो जमीन पे उसका विस्तार है वो 12 योजन, जमीन पर 12 योजन की है उसकी चौड़ाई। फिर मध्य में घटते घटते 8 योजन रह गई, और चूलिका के भी टॉप जब आया तो वो 4 योजन की उसकी चौड़ाई रह गई। यानी चूलिका भी इस तरह से घटती हुई है, नीचे 12 योजन फैली हुई है, फिर बीच में पहुंचते पहुंचते 8 योजन हो गई है, और ऊपर पहुंचते पहुंचते 4 योजन की उसकी चौड़ाई बची है। तो पांडुक वन के ऊपर आएगी ना? हाँ, पांडुक वन के ऊपर। देखिए नंदन वन शायद, नंदन वन बोला क्या मैंने, सॉरी, पांडुक वन, पांडुक वन। देखिए जैसे ये मान लीजिए पांडुक वन है, तो यहाँ ये 12 योजन की तो ये जमीन पर है, फिर थोड़ी ऐसे कम हुई, ये यहाँ मध्य में पहुंचते पहुंचते 8 योजन की रह गई, और फिर ऊपर ये 4 योजन की रह गई। इस तरह से ये चूलिका है। देखिए अब ये जो यहाँ पर जो सुमेरु पर्वत का ये है पांडुक वन। तो इस पांडुक वन पर विस्तार कितना है सुमेरु पर्वत का? 1000 योजन। भूमि पर विस्तार कितना था? भूमि पर विस्तार बताया था मैंने उस दिन। भूमि पर विस्तार बोलिए सुमन जी। 10,000 योजन या 1 लाख योजन? हाँ, 10,000 योजन। 10,000 1 लाख योजन तो हाइट है, हाइट है 10,000 इसकी। योजन भूमि पर फैलाव है। ठीक है ना? भूमि पर जो इसका फैलाव है भाई, जो गोला घेरा है, तो गोल घेरा है ना, सुमेरु पर्वत गोलाकार है, तो उस गोल घेरे की एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक की दूरी कितनी है? जैसे जम्बू द्वीप की 1 लाख योजन देखते हैं अपन, ऐसे सुमेरु पर्वत की ये जो गोलाकार सुमेरु पर्वत है ऐसा, अब इसको ऐसा खड़ा करो तो यहाँ से यहाँ तक भूमि पर फैलाव है 10,000 योजन। और ये पहुंचा पांडुक वन टॉप, तो वहां टॉप पर पहुंच के ये गोला कितना बचा है? ये बचा है 1,000 योजन। घटता गया है ना, घटता गया है, तो यहाँ पर पहुंचकर 1,000 योजन बचा है। अब इस 1,000 योजन में से 494 योजन का इस तरफ पांडुक वन, मतलब चारों तरफ ही कटनी कट रही है, ये तो अपन बोर्ड पे बनाते हैं तो 2 ही साइड दिखते हैं। वो चारों तरफ जो पांडुक वन का एरिया है उसकी चौड़ाई कितनी है? 494। तो 494 इस तरफ, 494 इस तरफ, तो ये हो गए 988, और 12 योजन के बीच में चूलिका ने ले रखा है। तो इस तरह से ये पूरे हो गए अपने पास 1,000 योजन। हिसाब बराबर है, मतलब गड़बड़ नहीं है अपनी। समझ में आ रही बात? देखो अभी कम लोगों को समझ में आया है। जैसे अपन ने ये देखा था ना, वो एक तो है, ये ले लेते हैं। ये समझ लीजिए कि ये अभी पांडुक वन का एरिया है ना, ये पूरा अभी चूलिका नहीं। तो ये पांडुक वन कितना है? 1,000 योजन का। अब इसमें ये हमने लगा दी ये चूलिका, ये यहाँ चूलिका दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा?
दिख रहा है ना। तो ये चुलिका है। तो अब ये चारों तरफ का जो ये एरिया बचा हुआ है, ये कितना कितना बचा हुआ है, ये 494 494 494, ये ऐसा बचा हुआ है। तो अपन जो 1000 योजन देख रहे हैं वो यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का 1000 योजन देख रहे हैं। तो 1000 योजन में से 12 योजन माइनस कर दिए, 12 योजन की चुलिका है। तो इधर कितना बचा और इधर कितना बचा, तो इधर 494 बचा, इधर 494 बचा है। तो ये और सारे वन है वो 500 योजन। अभी जो इन्होंने पूछा था ना, नंदन वन और भद्रसाल वन, वो 500 योजन चौड़े हैं। उनका जो ये फैलाव है ये 500 योजन का है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये 12 योजन की चुलिका है पांडुप वन में बीच में, इसलिए इसका फैलाव है 494 योजन का। ठीक है। अब ये पांडुप वन में थोड़ी विशेष रचनाएं, इसके भी मैं आप लोगों को वो वीडियो किस किस ने देखे, चक्रवर्ती की दिग्विजय वाले, हाथ खड़ा करिए जरा। बहुत ही गलत बात है आप लोगों की, इतने लोग बैठे हैं और उसमें से 5-7 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। पता नहीं अब जिनके वीडियो बंद है। जिन्होंने नहीं देखे हो जरूर देखेंगे, और अगर आपके पास कंप्यूटर में चलाने की या टीवी में चलाने की सुविधा है, आप देखेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। किसको मजा नहीं आया देखने वालों को? ऐसा लगता है बिल्कुल हम ही विजयार्थ पर्वत में घुस गए हैं, और इतना अच्छा लगता है वो। तो जरूर देखिएगा, और टीवी में चला सकते हो, कंप्यूटर में चला सकते हो, नहीं हो तो फिर मोबाइल में देखिए। मतलब मैं तो बता रही हूँ, उसमें बड़ा दिखेगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, तो वो जरूर देखिएगा। और इसके भी उन्हीं के, विक्रांत जी के ही, इसके भी उनके बहुत वीडियो हैं। तो बहुत गहराई से बारीकी से उन्होंने कि ये नंदन वन में क्या है, सोमनस वन में क्या है, देवों के महल किस प्रकार से हैं, वन किस प्रकार से हैं, बहुत बारीकी से उन्होंने एक एक चीज उसमें दिखाई है। अपने पास क्या है, वो उनका ऐप है, वो बोलते हैं मुझे कि आप ले लो, आप ही बता देना, लेकिन वो मेरे को चलाना भी नहीं आता है, उसको पूरा सीखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको वही वीडियो डाल देती हूँ कि आप उससे देख लीजिए, वही समझ लीजिए क्लास है। तो उसमें बहुत अच्छे से वो तिलोक सार के आधार पे पूरा, ऐसा नहीं है कोई मन से कुछ बता रहे हो, ग्रंथों के आधार से पूरा उसमें बताया गया है। तो अच्छे से समझ में आ जाता है, एक बार विजुअल जो चीज हो जाती है तो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो मैं वो यहाँ ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ कि सोमनस वन पे या इसमें अपने नंदन वन में किस तरह की रचना है, वो आपको वीडियो में डालूंगी, तो वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा। मोटा मोटा सा हिसाब अपन देख रहे हैं। तो पांडुप वन में क्या है खास बात, पांडुप वन प्रसिद्ध है, और वहां पर क्या होता है, तीर्थंकरों का जन्म। आप लोग अपने रिव्यूज बताना चाहने हैं इसलिए हैंड रेज किए, तो अपन अगर लास्ट में समय बचेगा तो सुन लेंगे, ठीक है, नहीं फिर अपनी ये पांडुप वन की चर्चा अधूरी रह जाएगी। तो पांडुप वन क्यों प्रसिद्ध है कि पांडुप वन में तीर्थंकर, बाल तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है। तो वहां कहाँ होता है, इस पांडुप वन की, देखो 4 दिशाओं में तो 4-4 जिनालय हैं। जिनालयों की बात अपन ने कर ली थी पिछली क्लास में, कि चारों ही वन की चारों दिशाओं में, कौन सी चारों दिशाएं हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, चारों दिशाओं में, हर दिशा में एक एक, तो चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम जिनालय हैं। भद्रसाल उसकी भी, ये अकृत्रिम जिनालयों का वर्णन रत्नगिरी शाखाचार में आने वाला है, थोड़ा टाइम है लेकिन उसमें आएगा, तो वहां अपन पढ़ेंगे जब आएगा ही अपने वहां पे, कि किस तरह से अकृत्रिम जिनालय कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। तो जो सबसे बड़ा साइज वाला अकृत्रिम जिनालय है वो भद्रसाल वन में, क्योंकि जमीन पे, तो जमीन पे अच्छा बड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर पहुंच के टॉप पे 99,000 योजन की ऊंचाई पर और वहां बड़ा बना दिया, तो उतनी, मतलब ये तो खैर मजाक वाली बात है, कृत्रिम रचनाओं में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां थोड़ा कंपैरेटिवली वो छोटा है पांडुप वन वाला। तो ऐसे अलग अलग साइज वाले कृत्रिम जिनालय होते हैं। तो 4-4 तो कृत्रिम जिनालय है, तो कितने जिनालय हो गए सुमेरु पर्वत संबंधी, कितने जिनालय हो गए, 16 है, ठीक है। तो चारों दिशाओं में तो जिनालय है। अब जो विदिशाएं हैं, पांडुप वन की विदिशाएं हैं, वहां पर शिलाएं हैं, तीर्थंकर, बालक तीर्थंकर के जन्माभिषेक जिन पर होता है, तो चारों विदिशाओं में 4 शिलाएं हैं, और उनके नाम देखिए अपने इसमें ही दिया है, ये वर्णन अपन यहीं से पढ़ लेते हैं।
पेज नंबर 160 अपने तत्वार्थ मणि प्रदीप में 160 नंबर पेज है। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, जिसमें 1000 योजन तो पृथ्वी के अंदर उसकी नींव है और 99,000 योजन पृथ्वी के ऊपर उठा हुआ है। मिल गया सबको? उसके चारों ओर पृथ्वी पर भद्रसाल नाम का वन है। उसमें 500 योजन ऊपर जाने पर सुमेरु पर्वत के चारों ओर की कटनी पर दूसरा नंदन वन है। नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर जाकर पर्वत के चारों ओर की कटनी पर तीसरा सौमनस वन है। सौमनस वन से 36,000 योजन ऊंचाई पर पर्वत का शिखर तल है। उसके बीच में 40 योजन ऊंची चूलिका है और चूलिका के चारों ओर पांडुक वन है। इस वन के चारों दिशाओं में, या दिशाओं लिखा है लेकिन वो विदिशाओं में, क्योंकि दिशाओं में तो जिनालय है, ठीक है, तो वो थोड़ा सामान्य रूप से आ गया है लिखने में, इसको विदिशा कर लेना। चारों विदिशाओं में पांडुक शिला, पांडुकंबला, रक्त शिला और रक्त कंबला शिला, रक्त कंबल या रक्त कंबला दोनों चलते हैं, शिला नाम की 4 शिलाएं हैं। और ये जो रक्त 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 कंबला और रक्त लिखा है, इसकी जगह रत्न भी नाम मिलता है दूसरे ग्रंथों में, रत्न शिला और रत्न कंबला ऐसा भी नाम मिलते हैं। ये 4 शिलाएं हैं, कौन कौन सी? पांडुक शिला, पांडुक कंबल, रक्त शिला और रक्त कंबल। इस तरह से ये 4 शिलाएं हैं। उन शिलाओं पर भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर, फिर पश्चिम विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुकंबल शिला पर, ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक रक्त शिला पर, और पूर्व विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का जन्माभिषेक वो रक्त कंबल शिला पर होता है। यानी पूरे जो जम्बू द्वीप में 4 जगह तीर्थंकर होते हैं, उनको 4 भागों में बांट दिया, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। अब यद्यपि विदेह क्षेत्र में 32 देश हैं, सब में अलग अलग तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन पूर्व साइड वाले सारे 16 देशों को एक में ले लिया, तो पूर्व विदेह, सुमेरु पर्वत के पूर्व साइड में जो विदेह क्षेत्र का एरिया पड़ेगा वो कहलाता है पूर्व विदेह। सुमेरु पर्वत के पश्चिम साइड में जो विदेह क्षेत्र का एरिया है, जो देश है, वो कहलाता है पश्चिम विदेह। विदेह की रचना अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये 4 भागों में बांट दिया जहां जहां तीर्थंकर होते हैं। तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुक शिला पर, फिर पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का, नहीं, पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का पांडुकंबल पर, फिर ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्तशिला पर, और पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का रक्त कंबल पर होता है। देखो थोड़ा इसको याद रखने का तरीका ये है कि जैसे ये जम्बूद्वीप है और ये विदेह क्षेत्र है, ये सुमेरु पर्वत है, ये बीच में गजदंत है, ये एरिया विदेह, ये बीच में नदियां जा रही है, ठीक है, ये विदेह क्षेत्र है। तो ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है पूर्व विदेह, ये पूरा पश्चिम विदेह, ठीक है। अब यहाँ अलग अलग है नगरियां, लेकिन इस पूरे को कह देंगे पूर्व विदेह, ये पश्चिम विदेह, ये भरत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र, ठीक है। अब भरत क्षेत्र के तीर्थंकर, पहले ये इनकी भी लोकेशन देख लें कि ये कहाँ कहाँ पर है, ये शिलाएं कौन सी दिशाओं में है। ये पांचों भरत, पांचों ऐरावत का यही होता है क्या? नहीं नहीं, उनके मेरू अलग है ना, वहां वाले आगे धातकी खंड में मेरू अलग है, हाँ, विजय मेरू, तो उनके वहां सबका पर अपने अपने पे होता है। ये अपने सुमेरु तो जम्बूद्वीप संबंधी, ये जम्बूद्वीप संबंधी बात चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए, ये है अपना वापस से ये पांडुपन, और ये है इसकी बीच में चूलिका, तो ये चूलिका वाला एरिया लगा, ये पांडुपन का एरिया आ गया। तो यहाँ तो जिनालय है, ये तो समझ लीजिए झंडा बना देते हैं अपन, ये अकृत्रिम जिनालय है यहाँ पे, तो ये दिशाओं में, तो ठीक है। अब ये विदिशाओं में है, तो विदिशाओं में ये कौन सी विदिशा है? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, ठीक है।
ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। तो ईशान दिशा में ये है ईशान, ईशान दिशा में यहाँ है पांडुक शिला। फिर पांडुक शिला के बाद में आग्नेय दिशा में है पांडुकंबल। इसका भी आप डायग्राम बना लीजिए इसी तरह से, तो वो आपको लोकेशन भी ख्याल रहेगी। और थोड़ा खुला खुला बड़ा पेज लेके, ऐसे खिचड़ पिचड़ जगह में मत बनाइएगा, नहीं फिर समझ में नहीं आता है बाद में। अभी भले एक बार बना लीजिए या तो, नहीं तो थोड़ा पूरा पेज लेके आराम से अच्छे से। ईशान दिशा में पांडुक शिला, फिर आग्नेय दिशा में पांडुकंबला, फिर नैऋत्य दिशा में है रक्तशिला और वायव्य दिशा में है रक्तकंबला, रक्तकंबल या रक्तकंबला। ठीक है। अब कहाँ किन तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है, तो पांडुक शिला तो अपने को पता ही है, तो हर तीर्थंकर का हमको पता है पांडुक शिला पे ले जाके अभिषेक होता है, क्योंकि हम भरत क्षेत्र में हैं तो यहीं की बात होती है। तो भरत क्षेत्र के जितने भी तीर्थंकर होंगे जो भूतकाल में हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं क्या, लेकिन अब वर्तमान वाली जो 24 है उसको हम वर्तमान में ले लेते हैं, तो वो वर्तमान वाले और जो भविष्य में होंगे सबका जन्माभिषेक कहाँ हुआ है, कहाँ हो रहा है या कहाँ होगा, ये पांडुक शिला पर। ठीक है, तो ये भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का। अब आप आ जाइए उस नक्शे पर अपने, मैं इधर ये वाला नक्शा बना लेती हूँ। ये अपना जम्बूद्वीप का नक्शा दिख रहा है आप लोगों को। ये पूर्व विदेह है, ये पश्चिम विदेह है, ये भरत है, ये ऐरावत है। ठीक है, तो भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब भरत क्षेत्र से आगे बढ़ो। भरत क्षेत्र से आगे क्या है, आगे बढ़ना है क्लॉकवाइज दिशा में, तो आगे ऐसे ही बढ़ेंगे। ठीक है, भरत क्षेत्र से आगे बढ़े तो क्या आया, पश्चिम विदेह। तो अब यहाँ इससे आगे बढ़ो तो क्या आएगा, पांडुकंबला। तो यहाँ पर हो रहा है पश्चिम विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का। ये केवल याद रखने के लिए आप लोगों को, मतलब एक तरीका कि हम अगर कभी भूल भी जाएं तो कैसे ध्यान रखना है कि भरत के बाद पूर्व विदेह वाले आएंगे कि पश्चिम विदेह वाले आएंगे, तो भरत से आगे पश्चिम विदेह चलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद गए तो कौन सा क्षेत्र आया, पश्चिम विदेह के बाद जाएंगे तो ऐरावत क्षेत्र। तो ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को हो रहा है रक्तशिला पर। और फिर ऐरावत क्षेत्र से आगे बढ़े, लास्ट में अब क्या बचा, पूर्व विदेह। तो ये पूर्व विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों का हो रहा है रक्तकंबल शिला पर। ठीक है, इस तरह से ये 4 विभाजन, 4 क्षेत्र किए और 4 ये शिलाएं हैं। अभी इसमें आज अपना समय हो गया, उसमें थोड़ा फिर देर लगेगी। ये शिलाएं कैसी है, किस तरह से इनकी रचना है, लंबाई चौड़ाई भी इनकी बताई गई है और कलर भी इनके बताए गए हैं, तो वो थोड़ी चर्चा अभी अपन कल और करेंगे ना। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी यहीं रोकते हैं क्योंकि फिर लंबा खिंच जाएगा, अभी ज्यादा टाइम अपना हो ही गया है। इसको अभी इतना रखना, फिर इसमें कल और चर्चा अपन आगे करेंगे। और किसी को कोई कंफ्यूजन अभी मतलब कुछ लग रहा हो कंफ्यूजन कहाँ क्या चीज है, तो कल पूछ लीजिएगा, बाद में पूछ लीजिएगा, आज पूछ लीजिएगा, जैसा भी बोलिए। किताबें भेजिए ना। किताबें मैंने आज ही पूछा है, तो वो रत्नगंज शावकाचार्य थी नहीं, तो आज रवाना कर रहे हैं, वो अब आई है रत्नगंज शावकाचार्य, वो बोले साथ भेजना था, और आज तत्वार रवाना हो सूत्र गई। भी, हाँ तत्वार सूत्र, हाँ तत्वार वो, सूत्र। हाँ वो सारी एक साथ भेजनी थी, इसलिए आज रवाना कर देंगे वो, तो पहुंच जाएंगी 2-4 दिन, 4-5 दिन में आपके पास। मैम जो पांडुक वन का जो आपने एरिया बताया, तो आप 2 साइड से काउंट कर रहे हो, 494 मतलब, हाँ, लेकिन चारों साइड से तो वो कट रहा है ना, कटनी से। चारों साइड से कट रहा है, लेकिन हमने जो 1000 योजन लिया है वो एक ही लंबाई में लिया है ना हमने, चारों साइड का तो ना, एक भाई जो उसका वो लेंगे हम, क्या बोलेंगे, डायमीटर, तो डायमीटर तो एक ही दिशा में ले रहे हैं ना,
तो एक ही तो दिशा जो में गोलाई मैंने इसलिए करके दिखाया था आपको। नहीं, देखो गोलाई में तो ऐसे हो जाएगा ना, गोलाई में में तो ऐसे है, भले ही गोलाई में है, लेकिन हम जो 1000 योजन मान रहे हैं, तो 1000 योजन यही तो मान रहे हैं ना हम ये। तो जो 62,500 योजन है तो वो ऐसे ही मानेंगे चौड़ाई में ही सब। 62,500 तो ऊंचाई है, वो तो ओ, ऊंचाई अच्छा। है, वो तो ऊंचाई है। ये इसका फैला, ये इसका एक्चुअल एरिया तो बहुत ज्यादा है। ये 1000 योजन तो हमने केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी मतलब वो देखी चौड़ाई है। उसकी, और नीचे के वनों हाँ की चौड़ाई, चौड़ाई नहीं बताया आपने ना। हाँ तो वो चौड़ाई 1000 योजन है, तो उसमें से 12 योजन तो चूलिका के गए, तो अब इस साइड कितना बचा, इस साइड कितना बचा। अब इधर का देखना है तो इधर 1000 योजन देखो आप, तो इधर भी 12 योजन तो चूलिका के गए, तो फिर इधर 494 बचा, इधर 494 बचा। तो चौड़ाई के हिसाब से आपने हाँ बताया। हाँ, और नीचे के वनों की चौड़ाई नहीं बताई आपने ना। नीचे की बताई ना 500 योजन, 500 योजन। नीचे की बताए ना, 500 योजन चौड़े हैं सोमनस वन और नंदन वन, वो 500 योजन कटे हैं। आपने ही पूछा था तब भी बताया था। कट्टे, वो कट्टे हैं, मतलब कटे का कट्टे हैं। मतलब वही है, कटे का मतलब वही है ना, उसकी चौड़ाई उतनी होगी। कटे का मतलब वही है, उसकी चौड़ाई उतनी है। ठीक है, मैं तो मैथ अभी कम समझ में आता है। कोई बात नहीं, क्लियर हो गई। कोई किसी और को भी कंफ्यूजन होगा, सबको हर कोई पूछ नहीं पाता है। तो अच्छा है औरों को भी किसी को ये कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। बोलिए। चूलिका हम बोलेंगे जमीन पर, चूलिका मतलब 12 योजन चौड़ी है, 12 योजन। हम्म, और उसकी कटनी है वो 400 कटनी तो है, है, 494। कटनी तो पांडुक वन में है, हाँ, और चूलिका है 494 है। चूली का 12 योजन 12 नीचे है। योजन की है। नहीं, ये मैंने हाँ आपको रख के दिखाया था ना, हाँ, इस वो पे तो समझ में आ ये गया, आगे चीज जी रख आ गया, दी। हाँ तो आगे बस समझ में आ ये गया। एरिया बचा है, ये तो इस पे है सेट। 12 योजन चौड़ी है और 40 योजन ऊंची है। हाँ, 12 योजन नीचे चौड़ी है और ऊपर पहुंचेंगे तो 4 योजन चौड़ी बचेगी, और बीच में 8 योजन की है। बीच में 8 योजन की। आज वाला सब्जेक्ट एक बार फिर से बताइएगा दीदी, हाँ, कल कल ले लेंगे रिवीजन में, आप लोगों से ही पूछेंगे। कि इसके समझ में नहीं आ रहा है। कल कर एक बार में नहीं होता, फिर अपन दूसरे दिन रिवीजन कर लेते हैं तो थोड़ा हो जाता है। कल करेंगे रिवीजन। चलिए, और किसी को कुछ नहीं है? जिन्वान स्थिति बोलते हैं। सविता जी आप बोलिए। बोल रहे बिन जग की कदापि चमत्कार लखर नहीं मूर होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना निर्दोष सम्यक्त जयवंत वरते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते जयवंत वरते।